अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 12 है जिसके अंदर हमने क्रेब्स साइकिल को सीखना है। तो चलो बच्चों लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन की एडिंग। तो क्रेब्स साइकिल क्या चीज़ है, जैसे इसका नाम बताता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस में एसिटाइल को एंजाइम ए को मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के मालिक्यूल्स में। इसके अलावा NADH और FADH2 के मालिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं, इसको कलेक्टिवली हम क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। बच्चों एसिटाइल को एंजाइम ए आपको याद हो तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मालिक्यूल दो पायरुवेट में बनता है। वो दो पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते हैं और वहाँ उनकी ऑक्सीडेशन होती है। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा और इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। अब क्रेब्स साइकिल को ये नाम कैसे पड़ा, तो चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसके नाम में आ गया साइकिल। क्रेब्स का वर्ड कहाँ से आया, तो वो डिस्कवरर के नाम से आया है। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे सर हैंस क्रेब्स, जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया। उन्हीं के नाम के ऊपर इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका और नाम भी है, बल्कि दो और नाम है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं बेटा, इसलिए कि क्रेब साइकिल में जो पहला कंपाउंड बन रहा है वो पहला कंपाउंड सिट्रेट है। सिट्रेट बोलो तो सिट्रिक एसिड ही है। जैसे नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दो तो नाइट्रेट, फास्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दो तो फास्फेट, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दो तो सल्फेट, एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दो तो एसीटेट, इसी तरह से सिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दो तो सिट्रेट। यानी सिट्रेट कहीं अलग से कोई और कंपाउंड नहीं है, वो सिट्रिक एसिड से ही आया है। जब सिट्रिक एसिड से चूँकि एसिड अपने हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ना, रिलीज करते हैं प्रोटॉन के फॉर्म में, तो अगर किसी सिट्रिक एसिड से अगर उसका हाइड्रोजन हट चुका है तो अब उसको सिट्रेट कहेंगे। जब वो हाइड्रोजन साथ वापस अटैच हो जाएगा तो सिट्रेट से वो सिट्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये एक ही बात है, इससे घबराना नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सिट्रेट बन रहा है तो उसको सिट्रेट एसिड सिट्रेट साइकिल कहना चाहिए। तो सिट्रेट अपने एसिड से आया ना, सिट्रिक एसिड से, तो नाम बनेगा सिट्रिक एसिड साइकिल। आई होप की बात आपको समझ आई होगी। इसके अलावा दूसरा इसका जो नाम है, बल्कि तीसरा कहना चाहिए, एक और जो नाम है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या TCA साइकिल। इसको TCA साइकिल क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें जो पहला कंपाउंड बन रहा है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, बच्चों जब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स लगे होते हैं। चूंकि उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया, क्योंकि जो इसमें एसिड बन रहा है, पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बन रहा है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम इसको देते हैं। तो इसके दो नाम ये हैं और एक क्रेब्स साइकिल है। तो फिर बच्चा ये तीनों नाम आपने इसको याद रखने हैं, कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज की तरफ चलते हैं, वो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल को हम 9 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर वो 9 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चों क्रेब्स साइकिल को प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, तो नंबर 1 पे आपको ये 9 स्टेप्स तरतीब से याद कर लेने हैं। पहला मरला आपका कि आप इन 9 स्टेप्स को तरतीब से याद कर लें। उसके बाद आप हर स्टेप का मतलब जानें कि सिंथेसिस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, हाइड्रेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है। तो 9 के 9 स्टेप्स को दूसरे मरले में इनके मीनिंग, लिटरल मीनिंग आप जानें। तीसरे स्टेप में ये जानें कि यहाँ क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, और चौथे स्टेप में आप हर स्टेप में होने वाले जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन को तैयार कर लें। तो 3 या 4 फेजेस में ये पूरा क्रेब्स साइकिल आपका रेडी हो जाएगा और फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। लेकिन अगर इसको आपने तैयार करना है तो जो की है वो ये 9 स्टेप्स सीक्वेंस से, तरतीब से आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो चले 1 बाय 1 इन स्टेप्स को पढ़ते हैं बच्चों, सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सिंथेसिस में क्या हो रहा है, तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, यानी 9 स्टेप्स,
तमाम 9 स्टेप्स को मैंने दो दो सब हेडिंग्स में ब्रेक कर रखा है। पहली जो सब हेडिंग है वो बच्चों रिएक्शन की है और दूसरी सब हेडिंग उसकी इक्वेशन की है। रिएक्शन में हम बताएंगे कि काम कौन सा रिएक्शन हो रहा है और फिर सेकंड सब हेडिंग में इक्वेशन में उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहली सिंथेसिस पहला स्टेप, उसकी पहली सब हेडिंग रिएक्शन की। तो सिंथेसिस में क्या हो रहा है बच्चों, एसिटाइल को एंजाइम ए और वाटर का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं बच्चों ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट पहले से मौजूद एक कंपाउंड है, प्रीकर्सर कंपाउंड है। तो इसके साथ एसिटाइल को एंजाइम ए और वाटर कंबाइन हुए और इसके कम्बिनेशन में बना है सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड। अब अगर गौर करें तो एसिटाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन है और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, लिहाजा जो सिट्रिक एसिड बन रहा है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो सिट्रेट सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन अटैच होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड। एक और काम होता है कि जो कोएंजाइम ए था बच्चों, जो एसिटाइल के साथ अटैच फॉर्म में इंटर हुआ ट्रैप साइकिल में, वो कोएंजाइम ए यहाँ से अलग हो जाता है। लिबरेटेड का मतलब है आज़ाद हो जाना, अलग हो जाना। दूसरी सब हेडिंग है हमारी इक्वेशन की। इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ बेटा एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, साथ वाटर भी आ रहा है और इनके कम्बिनेशन के नतीजे में 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है। अब एसिटाइल को एंजाइम ए में कोएंजाइम ए का काम था एसिटाइल को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करवा देना। वो कम्बिनेशन हो गया तो कोएंजाइम ए यहाँ से बच्चों अलग हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है डीहाइड्रेशन। डी कहते हैं रिमूवल को, हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को। तो बेटा डीहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें यही रिएक्शन की सब हेडिंग में हमने यही बताना है। तो जो सिट्रेट बना या सिट्रिक एसिड बना बेटा, अब उसकी रीऑर्गेनाइजेशन होगी कैसे, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी सिट्रेट में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और सिट्रेट में से वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होने से जो नया कंपाउंड बनता है उसका नाम है बच्चों सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट नया कंपाउंड है जो बन रहा है स्टेप नंबर 2 में। अब इसकी इक्वेशन देखें तो सादा सी इक्वेशन है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है और राइट हैंड साइड पे सिस एकोनिटेट है 6 कार्बन कंपाउंड। हुआ क्या है कि सिट्रेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो जो रिमेनिंग कंपाउंड बना या रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो सिस एकोनिटेट कहलाएगा। चूँकि कार्बन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ तो सिट्रेट भी 6 कार्बन और उससे बनने वाला सिस एकोनिटेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। स्टेप नंबर 3 है जो स्टेप 2 का रिवर्सल है। स्टेप 2 के अंदर वाटर रिमूव हुआ तो स्टेप 3 में वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन हो रही है। तो सिस एकोनिटेट के अंदर वाटर ऐड होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब वाटर ऐड करना था तो रिमूव क्यों किया, स्टेप 2 में रिमूव किया, स्टेप 3 में वापस ऐड कर रहे हैं, तो मकसद रिमूव ही ना करें। तो बच्चों इस रिमूवल के पीछे एक कहानी है और वापस ऐड करने के पीछे भी एक मकसद है। ये मकसद क्या है, असल में सिट्रेट को उसके एक आइसोमर में कन्वर्ट करना है, सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करना है। अब सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता था, तो उसके लिए पहले वाटर रिमूव किया तो सिस एकोनिटेट बना। फिर जब वाटर ऐड करेंगे तो अब वो सिट्रेट नहीं बनेगा बल्कि आइसोसिट्रेट बनेगा और यही मकसद है कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाया जाए। उसके लिए पहले वाटर रिमूव किया फिर ऐड किया, तो जब वापस वाटर ऐड करेंगे तो सिट्रेट नहीं बल्कि आइसोसिट्रेट बनेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो चुकी होती है जब सेकंड स्टेप में वाटर रिमूव होता है तब। तो थर्ड स्टेप जो है वो हाइड्रेशन में पहली सब हेडिंग रिएक्शन की क्या होना है यहाँ पे बच्चों, आइसोकोनिटेट के अंदर बच्चों वाटर ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों एक दूसरे के बच्चों आइसोमर्स हैं। और दूसरी सब हेडिंग होगी इक्वेशन की। इक्वेशन में जैसे आपको नज़र आ रहा है ये सिस एकोनिटेट है 6 कार्बन कंपाउंड, उसमें यहाँ पे वाटर की एडिशन हो रही है और इस एडिशन के नतीजे में जो सिस एकोनिटेट है वो कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। सिस एकोनिटेट वाटर की एडिशन पे कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में।
अब जो चौथा स्टेप है ये कीमती स्टेप है, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें आ रही हैं, आपने इसको बेहतर तौर पे समझना है। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, नाम के ऊपर गौर करें बच्चों। ऑक्सीडेटिव का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन कई अंदाज से होती है, यहाँ पे जिस अंदाज से ऑक्सीडेशन होनी है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना बच्चों। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये होगी ऑक्सीडेशन। फिर डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि यहाँ पे दो कार्बन जो इंटर हुए थे एसिटाइल के, उनमें से एक कार्बन अब यहाँ से रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया इसका लफ्ज़ी मतलब। अब रिएक्शन की सब हेडिंग में देखें क्या हो रहा है बच्चों। ये जो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है, 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। पहले स्टेप में क्या है, ऑक्सीडेशन, जो कि डी हाइड्रोजनेशन की फॉर्म में हो रही है, यानी आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को पिक कौन करेगा बच्चों, उनको पिक कर रहा है Na+, और Na+, उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके बन रहा है NADH। और आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन जो है वो बेटा रिमूव हो गए, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है ना, तो इसको डीहाइड्रोजनेशन कहेंगे, और इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर अब उसकी होनी है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के रिमूव होने से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिमूव होने से जो नया कंपाउंड बनता है बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इस स्टेप नंबर 4 में फॉर्म हो रहा है। ये स्टेप नंबर 4 यूनिक है ऊपर वाले तीनों स्टेप्स के मुकाबले में। क्या ख़ास है बच्चों यहाँ पे बात, तो ये वो पहला स्टेप है बच्चों जहाँ पे NADH का मालिक्यूल फॉर्म हो रहा है। याद करें क्रेब्स साइकिल के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो रिमेनिंग एसिटाइल में मौजूद हैं उन्होंने ब्रेक होना है। तो यहाँ पे वो पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और पहला कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिमूव हो रहा है, और पहला हाइड्रोजन NADH का मालिक्यूल है जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये सारे स्टेप, इस स्टेप में ये सारे काम जो है वो पहली दफ़ा हो रहे हैं, यानी यहाँ पे NADH भी पहला मालिक्यूल बन रहा है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि क्रेब्स साइकिल के में वो कौन सा फेज़ है, कौन सा स्टेप है जिसके अंदर पहली दफ़ा NADH का मालिक्यूल बनता है। तो आपने बताना है कि ये वो स्टेप है जिसमें आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इस स्टेप के अंदर पहला NADH का मालिक्यूल बनता है। आपसे MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेप के अंदर रिमूव होता है, तो आपने बताना है वो स्टेप नंबर 4 है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए बच्चों आपने इसको इसी तरह से तैयार करना है कि ये चौथा नंबर पे स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर ख़ास काम क्या हो रहे हैं। तो ये वो पहला स्टेप है जिसके अंदर पहला NADH बनता है, पहला CO2 रिमूव होता है। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन की फॉर्म में ये चीज़ आपको नीचे नज़र भी आ रही है सेकंड सब हेडिंग में। यहाँ पे देखें आइसोसिट्रेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 कार्बन कंपाउंड। चूँकि इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, इसमें से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, तो आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन तो निकल गया। चूँकि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन था, उसमें एक कार्बन निकाल दें तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो नया कंपाउंड बना है इसमें, वो 5 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन कम हो गया क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन चुका है, और साथ ही इसकी चूँकि ऑक्सीडेशन हुई है तो NADH का मालिक्यूल भी यहाँ पे फॉर्म हुआ है, पहला NADH का मालिक्यूल। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, आपने इसको बेहतर तौर पे याद रखना है। फिर स्टेप नंबर 5 है, ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी हो रहा है कि यहाँ पे कोई एंजाइम A को ऐड किया जाएगा, उसकी भी एडिशन होगी वक्ती तौर पे।
तो असल में यहाँ पे 3 काम होने हैं, ऑक्सीडेशन होनी है, डीकार्बोक्सिलेशन होनी है और एडिशन ऑफ को एंजाइम ए होना है। इसलिए ये जो स्टेप नंबर 5 है, ये फर्दर हम इसको कहते हैं कि ये 3 स्टेप रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में हो रही है? डी हाइड्रोजनेशन की फॉर्म में, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की फॉर्म में। एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में से। उनको पिक कौन करेगा? NAD+ बच्चों उनको पिक करेगा और बन जाएगा यहाँ पे NADH। दूसरा NADH जो बन रहा है वो बच्चों इस स्टेप नंबर 5 में बन रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में डीकार्बोक्सिलेशन होनी है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। तो इसके रिजल्ट में जो नया कंपाउंड बना है वो बच्चों सक्सिनेट बना है। स्टेप नंबर 5 में जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट। चूँकि बच्चों अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड था, उसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में माइनस हो गया, रिलीज हो गया। तो जो सक्सिनेट है अब वो 4 कार्बन कंपाउंड है। अब वो 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये बच्चों 5वें स्टेप में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। स्टेप नंबर 4 में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। स्टेप नंबर 5 में दूसरा कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। स्टेप नंबर 4 में एक NADH बना, स्टेप नंबर 5 में भी एक NADH का मॉलिक्यूल बना। तो इस रिएक्शन के तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? जो सक्सिनेट बना है उसके साथ को एंजाइम ए को मिलाया जाएगा, तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है अब ये दाखिल होगा बच्चों स्टेप नंबर 6 में, जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे 5 कार्बन कंपाउंड अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, उसकी सबसे पहले हो गई डिहाइड्रोजनेशन, उसमें बन गया NADH, फिर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया तो बन गया सक्सिनेट, फिर उसके साथ को एंजाइम ए मिला तो बन गया 4 कार्बन सक्सिनाइल को एंजाइम ए। तो स्टेप नंबर 6 है बच्चों। स्टेप नंबर 6 है जिसमें ATP का मॉलिक्यूल बनता है। ये स्टेप नंबर 6 भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट और यूनिक स्टेप है। पूरे 9 स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल में ये वो वाइड स्टेप है जिसमें ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है। आपसे MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रेब्स साइकिल का वो स्टेप बताओ, वो रिएक्शन बताओ जिसमें फार्मेशन ऑफ ATP होती है। और ये इस ATP के बनने में एक और दिलचस्प बात यह है कि ATP डायरेक्ट नहीं बनता बल्कि इनडायरेक्ट बनता है। तो चले सब एडिंग रिएक्शन में हम इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों जो को एंजाइम ए है ना, को एंजाइम ए सक्सिनाइल को एंजाइम ए से यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, सक्सिनेट वापस बन जाएगा। अब ये जो रिमूवल ऑफ को एंजाइम ए है, ये जो बॉन्ड टूटा है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए से को एंजाइम ए का टूटना एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, उस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हुए GDP कंबाइन को उसको कंबाइन किया जाता है इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ। साइटोप्लाज्म से PI को पिक करके GDP के साथ मिला दिया जाता है और बन जाता है GTP। अब जिन बच्चों को G का नहीं पता तो उनको रिकॉल करवा दूं तो बच्चों G एक नाइट्रोजन बेस है। जिस तरह एडिनिन है इसी तरह G स्टैंड फॉर गुआनिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ये चार नाइट्रोजन बेसेस हैं जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं DNA के। इसके अलावा 5वीं जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरासिल है जो RNA के अंदर मौजूद होती है। तो जिस तरह एडिनिन बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हिस्सा है, ऐसे ही और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी होता है। वैसे ही बच्चों G वाले भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। G से फिर ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट,
GDP और इसी तरह गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP। तो ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। साइटोसिन वाले कंपाउंड भी ये एग्जिस्ट करते हैं। थायमीन वाले कंपाउंड भी ये एग्जिस्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके साथ फास्फेट लगे होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ये असल में तो ATP हो, GTP हो, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 5 तरह के, ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो DNA में, 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड्स RNA में होते हैं और टोटल ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। फास्फेट इनके साथ नॉर्मली अटैच होता है। 1 हो तो मोनोफास्फेट, 2 हो तो डाईफास्फेट, 3 हो तो ट्राईफास्फेट ये कहलाते हैं। तो ये अचंभे की बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तो चलें, ये जो GT बन गया बेटा, GTP बन गया, इस GTP के साथ आगे क्या होना है? ये GTP बेटा अपना फास्फेट दे देता है ADP को। ADP और GTP का रिएक्शन होता है। तो ये बच्चों जो GTP है इसका फास्फेट ट्रांसफ़र हो जाएगा ADP को और ADP के साथ जब फास्फेट लगा तो क्या बन गया? ATP। अब ATP बन गया और GTP से चूँकि एक फास्फेट अलग हो गया है तो वो वापस क्या बन गया? GDP। इक्वेशन की फॉर्म में ये थी। देखें चीज़ों को, ये रहा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इसमें से कोएंजाइम A अलग हो गया तो पीछे सक्सिनेट रह गया। अब कोएंजाइम A अलग होता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और जब ये अलग हुआ तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई उस एनर्जी की मदद से GDP को फास्फेट के साथ कंबाइन किया, GTP बना। GTP ने अपना फास्फेट दे दिया ADP को और वो ADP से बन गया ATP और GTP ने चूँकि अपना फास्फेट दे दिया तो GTP वापस GDP की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और GDP फिर अवेलेबल है इस स्टेप के लिए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आई होप कि आपको स्टेप नंबर 6 समझ आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों स्टेप नंबर 7, डी हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन। डी हाइड्रोजनेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्टेप नंबर 7 भी यूनिक है, ख़ास है। बाकी डी हाइड्रोजनेशन के मुकाबले में स्टेप नंबर 4 में एक डी हाइड्रोजनेशन हुई, स्टेप नंबर 5 में एक डी हाइड्रोजनेशन हुई। उन दोनों स्टेप्स के मुकाबले में स्टेप नंबर 7 की डी हाइड्रोजनेशन यूनिक है। क्या खास बात है? स्टेप नंबर 4 और 5 की डी हाइड्रोजनेशन में जो हाइड्रोजन है उनको पिक कर रहा है बच्चों NAD+। लेकिन स्टेप नंबर 7 में जो डी हाइड्रोजनेशन हो रही है यहाँ पे वो हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को NAD+ नहीं पिक कर रहा बल्कि यहाँ FAD पिक करेगा और FADH2 बनेगा। चूँकि FADH2 क्रेब्स साइकिल में एक ही जगह बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है क्रेब्स साइकिल का वो कौन सा स्टेप है, कौन सा फेज़ है जिसमें FADH2 बनता है। तो आपने बताना है वो स्टेप नंबर 7 है जिसमें सक्सिनेट की डी हाइड्रोजनेशन होती है। तो बच्चों ये रहा उसका पहली सब एडिंग रिएक्शन की, जिसमें वही बात कि सक्सिनेट जो है वो डी हाइड्रोजनेशन शो करेगा और बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पिक कर रहे हैं FAD और ये बन रहा है FADH2। और सब एडिंग इक्वेशन में आप इसकी इक्वेशन देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे बच्चों 4 कार्बन सक्सिनेट है, उसके बाद 4 कार्बन फ्यूमरेट है। एक चीज़ आपको बता दूं तो बेटा कार्बन जो कम हो रहे हैं अब वो फर्दर कम होना ख़त्म हो गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 बार ही कार्बन का रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। क्योंकि एसिटाइल जो इंटर हुआ था उसके 2 कार्बन थे, वो दोनों कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुके ऊपर वाले स्टेप में। तो अब उसके बाद जब स्टेप नंबर 4 और 5 में डी कार्बोक्सिलेशन हो गई तो उसके बाद किसी तरह की डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होनी। जब 4 कार्बन कंपाउंड बन गए हो तो उसके बाद किसी तरह का कार्बन का नंबर जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। वो 4 कार्बन कंपाउंड आगे चलते रहेंगे, मॉडिफाई होते रहेंगे और अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट वापस से बन जाएगा जो पहले स्टेप में इस्तेमाल हुआ था, उसकी रीफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस स्टेप नंबर 7 में सक्सिनेट है, इस सक्सिनेट की डी हाइड्रोजनेशन हुई, FAD ने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया, FADH2 बन गया और सक्सिनेट से ये बन गया 4 कार्बन फ्यूमरेट। और स्टेप नंबर 8 में होनी है इसकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों वाटर की एडिशन होगी, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होगा फ्यूमरेट में और जो नया कंपाउंड बन जाएगा वो मेलेट है।
तो मिलेट में देखें, मिलेट 4 कार्बन फ्यूमरेट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसमें वाटर ऐड हुआ तो मिलेट बन गया, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमरेट से मिलेट का जो फार्मेशन है वो एडिशन ऑफ वाटर से हुई। स्टेप नंबर 9 लास्ट के ऊपर स्टेप है, ये फिर बच्चों एक डी हाइड्रोजनेशन है, और इस डी हाइड्रोजनेशन में स्टेप नंबर 4 में जो डी हाइड्रोजनेशन हुई, जो 5 में डी हाइड्रोजनेशन हुई, 9 वाली डी हाइड्रोजनेशन भी वैसे ही है। यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को जिसने पिक करना है वो बच्चों NAD+ का मालिक्यूल है वो पिक करेगा, और NADH यहाँ पे भी बनेगा। तो मिलेट जो है वो डी हाइड्रोजनेशन शो करेगा बच्चों, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और प्रीकर्सर मालिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट जो स्टेप 1 में यूज़ हुआ था वो रीफॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को कौन पिक कर रहा है? NAD+, और यहाँ पे तीसरी बार बन रहा है बच्चों NADH, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो अब रेडी है तो एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करे और ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस रिपीट हो। ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, और मिलेट है 4 कार्बन कंपाउंड, उसकी डी हाइड्रोजनेशन हुई, NADH बना, और उसकी डी हाइड्रोजनेशन के में ऑक्सैलो एसीटेट प्रीकर्सर मालिक्यूल वापस बन गया। तो ये बेटा क्रेब्स साइकिल आपको स्क्रीन पे पूरा साइक्लिक प्रोसेस नज़र आ रहा है। तो ये इसी के स्टेप्स को ब्रेक करके मैंने ऊपर इक्वेशंस के फॉर्म में आपको हर स्टेप में शो किया। तो यहाँ पे उन्हीं स्टेप्स को कंबाइन करेंगे तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा। तो अगर आपको अलग अलग हर स्टेप की इक्वेशन आती है तो उन्हीं स्टेप्स को आप कंबाइन करेंगे तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उन 9 स्टेप्स को तैयार करें जैसे आपको समझाया है, इंशाल्लाह पूरे का पूरा साइक्लिक प्रोसेस आपका रेडी होगा। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।